नमस्ते बच्चों। ये आज आपकी अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसमें अब ये सेकंड वीडियो है एक तरह से। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पीएन संधि डायोड पढ़ाया था जिसमें अभिनत था, फिर उसमें बैटरी जोड़ी थी जिसमें पॉजिटिव यानी पी को पॉजिटिव के साथ और एन को निगेटिव के साथ जोड़ा, उसको कहते थे अग्रभिनत। फिर पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ यानी उल्टा कर दिया, उसको कहते थे उत्क्रम अभिनत। और उसके अंदर आपको एक तो था आपका एवलांश भंजन और एक भंजक विभवांतर, ठीक है। और एक दो टॉपिक और होगा, यानी कुल मिला के ये 5-6 तरह की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें सीधा सीधा मेन टॉपिक था उसका पीएन संधि डायोड। अब उसके बाद का जो टॉपिक है आज का वो है दिष्टकारी, ठीक है। अभी जो दिष्टकारी है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एसी करंट को हम डीसी में बदलते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा को हम किस में, दिष्ट धारा में बदलते हैं, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए काम आता है क्या, दिष्टकारी। तो आपकी हेडिंग क्या है, आपकी हेडिंग है दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। अच्छा, जब आप ये वीडियो देखना शुरू करें तो कोशिश हो, क्योंकि ये वीडियो आप किसी भी टाइम देख सकते हो, जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद कभी भी कितनी बार भी आगे पीछे करके देख सकते हो। तो पहले कोशिश ये रखें कि आपका काम उतरा हुआ हो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो मैं ये पढ़ूंगा वो शायद उतना साफ ना दिख रहा हो, तो आपकी कॉपी में ज़्यादा साफ दिख रहा हो, ठीक है। और उसके बाद जो मैं पढ़ूंगा और कुछ गलती अगर हुई तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ठीक कर लेना, और मुझे कुछ कटवाना होगा, वैसे अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं बोल दूंगा कि ये वाली लाइन काट देना, तो आप काट सकते हो वहाँ पे। तो पहले काम पूरा कर लेना कॉपी का, फिर समझना वीडियो को। और आपको करना क्या होगा, वीडियो आपको समझनी है जो मैं समझा रहा हूँ आराम से। ये 20 मिनट 25 मिनट जो भी वीडियो होती है, कल वाली थोड़ी लंबी थी क्योंकि टॉपिक वो लंबा था, ठीक। तो इस वाली वीडियो को आपको देखना आसानी आराम से। आपको जो डाउट हो, और जब क्लास खुलेंगी 6 तारीख तक अभी आपकी छुट्टी है, 6 के बाद उम्मीद है कि खुल जाएंगी, तब आपको इसमें से डाउट पूछने हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि चैप्टर मुझे दोबारा से पढ़ा दो, क्योंकि आप भी जानते हो इतना समय नहीं होगा। तो आपको वीडियो देख के समझना है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है वो आपको डाउट के रूप में पूछ लेनी है, ठीक है। तो अब शुरू कर देते हैं टॉपिक है दिष्टकारी रेक्टिफायर। मैंने बता दिया काम क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। दिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग में क्या होगा, आधी तरंग दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित होती होगी, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होगा, फुल वेव यानी पूरी की पूरी तरंग को परिवर्तित कर देते होंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि मैंने अभी तक जो बताया आपको कि एसी करंट को बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, ये प्लस होती है, ये माइनस, ऐसे ही चलती रहती है। डीसी करंट को हम सीधा ऐसे ही दिखा रहे थे अभी तक, ठीक है। डीसी करंट को और कैसे दिखा सकते हैं हम, कुल मिला के डीसी करंट यानी दिष्ट धारा हम उसको कहेंगे जो एक ही दिशा में चलती हो बस, ठीक है। अब ये 2 दिशा में चल रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये प्रत्यावर्ती है क्योंकि ये परिवर्तित हो रही है। जो परिवर्तित ना होती, या तो प्लस प्लस चले या माइनस माइनस चले, एक ही चले, ठीक है। तो दिष्ट धारा को और कैसे दर्शा सकते हो, ऐसे, जो ऐसे चलती हो बस, कैसे, प्लस 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 प्लस। तो ये भी क्या होगी, दिष्ट धारा यानी डीसी। ये क्या है, एसी करंट, ठीक है। तो समझ गए, ये चीज़ ध्यान में रखना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आगे का लेक्चर समझना तो आसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है। पहली हेडिंग है अर्ध तरंग दिष्टकारी। नाम से समझ में आ रहा होगा कि आधे तरंग को दिष्टकारी में बदलता होगा, आधी को नहीं बदलता होगा। आधी से मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा आधा है, आधा ये वाला है, फिर आधा ये वाला है, फिर आधा ये वाला है, ठीक है। तो ये आधे वाले को बदलता होगा, आधे को नहीं बदलता होगा। बाकी देख लेते हैं लेक्चर के अंदर। होगा क्या, एक ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। ये इसी चित्र में मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्लियर हो जाएगा, चित्र बिल्कुल सही बना हुआ है। ट्रांसफार्मर है, कैसा है, बीच में लोहे की करोड़ है, बताया था। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है, ठीक है। ये सब ट्रांसफार्मर में डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ पूरा का पूरा। ये देखो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है किसमें, प्राथमिक में। अब करेंगे क्या हम, ये जो द्वितीयक कुंडली है इससे एक डायोड जोड़ देंगे, पीएन संधि डायोड। दिख गया, ये वाला हिस्सा पी है, ये जो ब्लू ब्लू सा है, और ये वाला जो डंडा है ये एन है। और उसके बाद इससे एक प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसको इन्होंने नाम दे दिया है लोड प्रतिरोध, ठीक है। लोड प्रतिरोध से बस आप इतना समझ सकते हो कि इससे हमें, जब हम यहाँ पे धारा लेंगे, यहाँ विभवांतर मापेंगे, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है लोड प्रतिरोध क्या है, तो आसान करने के लिए मैं कहता हूँ आप इसको प्रतिरोध ही समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि है तो प्रतिरोधी। तो लोड प्रतिरोध शब्द आए तो उसका लोड मत लेना दिमाग पे, बस ये समझना कि ये अच्छा एक तरह का प्रतिरोध है, ठीक है। तो अब देखो,
ये ट्रांसफॉर्मर है, कैसे, ये क्रोड हो गई, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में जुड़ा हुआ है क्या, प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ से निकलनी चाहिए इस प्रतिरोध से होती हुई दिष्ट धारा। अब कैसे निकलेगी, यहाँ पे जोड़ा हुआ है एक पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो इसी चैप्टर के अंदर क्यों आया दिष्टकारी, क्योंकि इसके अंदर देखो पीएन संधि डायोड है, और ये चैप्टर में पीएन ही चल रहा है, बस अर्धचालक ही चल रहे हैं। पीएन असलियत में क्या है, पी और एन, वो पी टाइप अर्धचालक है, वो एन टाइप अर्धचालक है। इन दोनों को मिला देते हैं तो पीएन ये संधि करके बना लेते हैं, एक डायोड बोल देते हैं उसको। बात क्लियर हुई। यह निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को केवल प्रत्यावर्ती धारा के केवल अर्ध चक्रों का दिष्टकरण करता है। सिर्फ एक पीएन संधि डायोड ही अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करता है। तो एक पीएन संधि डायोड लगा होगा तो ये अर्ध चक्र को ही क्या करेगा, अर्ध तरंग को ही क्या करेगा, दिष्ट धारा में बदलेगा। कैसे, रचना एवं कार्यविधि। चित्र में दिए गए परिपथ के अनुसार एक अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, अभी अपचाई उपचाई क्या था मैंने आपको बताया है ट्रांसफार्मर के दौरान, डिटेल में वहाँ समझ लेना कि अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है और उपचाई कौन सा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज के ऊपर ही नाम पढ़े हुए मैंने समझाया था, जो वोल्टेज बढ़ाता होगा वोल्टेज घटाता होगा उसके बेस पे नाम पढ़ते हैं अपचाई और उपचाई, घटाने वाला अपचाई और बढ़ाने वाला उपचाई, ठीक है। वो अब आप डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा निवेशित की जाती है तथा द्वितीयक कुंडली में एक पीएन संधि डायोड के साथ श्रेणी क्रम में एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्राथमिक में प्रत्यावर्ती धारा, द्वितीयक में पीएन संधि डायोड और एक लोड प्रतिरोध, जिस पर निर्गत वोल्टता क्या होती है, प्राप्त। यहाँ से हम यहाँ से तार खींच लेंगे दो, है ना, यहाँ से दो तार निकाल के यहाँ पे नाप लेंगे कि कितनी वोल्टेज मिल रही है हमको, कितनी वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे वोल्टेज क्या थी और यहाँ पे क्या मिल रही है नाप सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, जिस पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अब प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धनात्मक तथा बी ऋणात्मक होता है, अब होता क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया। इधर देखो, यहाँ पे देखो, व्हाइट कलर से, ठीक है, ये देखो, ये प्राथमिक कुंडली है चित्र की तरह और ये द्वितीयक कुंडली है। बाकी पूरा चित्र नहीं बना रहा मैं, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है और यहाँ पे पीएन संधि डायोड जोड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ये बी लिखा हुआ है इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। क्या होगा कि जब एसी करंट आती है, एसी करंट कैसे आती है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब ये वाली चक्र आएगा ऊपर वाला, ठीक है, तो ए प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक। जब ये वाली तरंग आएगी, कौन सी, नीचे वाली, ये वाली, तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्योंकि तरंग पलट गई है ना, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस। फिर जब ये वाली आएगी तो फिर से ये वाला प्लस ये वाला माइनस। जब ये वाली आएगी, कौन सी वाली, ये वाली नीचे वाली, तो फिर से ये प्लस और ये माइनस। कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी है कि ये प्लस माइनस बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा भी बदलती रहती है, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ में आया। तो एक बार ए सिरा जो है वो प्लस होगा, बी सिरा माइनस होगा, एक बार ए माइनस होगा, बी प्लस होगा, फिर ए प्लस होगा, बी माइनस होगा। ये बात समझ में आई। अगर ये बात क्लियर हुई है तो सारा ये अगली टॉपिक ही खत्म हो गया इसी बात के ऊपर, ठीक है। अब समझ लो कैसे खत्म हो गया। इसमें लिखा है प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धनात्मक तथा बी ऋणात्मक, तो पहले में ए धनात्मक हो गया और बी क्या हो गया, ए धनात्मक हो गया और बी ऋणात्मक। ये रेड से बना देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ए हो गया धनात्मक और बी हो गया ऋणात्मक, ठीक है। तो डायोड किसमें कहलाएगा, अग्राभिनति में। क्यों, क्योंकि पी सिरा जुड़ा है प्लस से और ये जो माइनस सिरा है ये जुड़ा है माइनस से, सॉरी एन सिरा जुड़ा है माइनस से। तो जब एन को निगेटिव से पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इसको अग्राभिनत कहते हैं। पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है, ठीक है। अब कहाँ था, तो डायोड अग्राभिनति में होता है। अतः लोड प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, यहाँ से एक धारा बहेगी और लोड प्रतिरोध से होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नाप लेंगे कितना विभवांतर मिला, तो धारा बह गई। कुल मिला के बात यह है। अब अगले वाले केस में क्या होगा, जब इनके प्लस माइनस पलटेंगे, वो मैंने बता दिया क्यों पलटेंगे। ये वाला, सॉरी इस बार भी वही हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस पलट गई है। पिछली बार ए प्लस था बी माइनस था, तो क्या होगा। अब जब द्वितीयक अर्धचक्र आएगा जिसमें सिरा ए ऋणात्मक हो जाएगा तथा बी क्या हो जाएगा, धनात्मक। ए ऋणात्मक बी धनात्मक।
होता है, अतः डायोड किस में कहलाएगा? उत्क्रम में। क्यों? क्योंकि P सिरा जुड़ा है नेगेटिव से और N सिरा जुड़ा है पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? उत्क्रम अभिनित में होता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब उत्क्रम में होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, बशर्ते आप उसके वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि एवलांच भंजन हो जाए, तो बात अलग है, नहीं तो धारा नहीं बहेगी। बहुत थोड़ी सी धारा बहती है, नाम बराबर। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनित में होगा और इसमें धारा क्या होगा? प्रवाहित नहीं होगी। तो पहले अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हुई और उत्क्रम अभिनति दूसरे चक्र में धारा प्रवाहित नहीं हुई। इसीलिए अगर आप इस चित्र को देखो ध्यान से तो ये थी हमारी क्या? प्रत्यावर्ती धारा। ये मिली दिष्ट धारा। कैसे? पहले चक्र में तो धारा बह गई जब A पॉजिटिव था, B नेगेटिव था, यानी अग्र अभिनति थी। दूसरे चक्र में कोई धारा नहीं बही। क्यों? क्योंकि A नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया, उत्क्रम अभिनति हो गई। उत्क्रम अभिनति में धारा नहीं बहती है, वो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई धारा नहीं है, फ्लैट हो गया। अगले वाले में फिर से धारा बहेगी क्योंकि अगले वाले में A पॉजिटिव हो जाएगा और B नेगेटिव हो जाएगा, फिर धारा नहीं बहेगी, फिर से धारा बहेगी। तो आप देखो तो ये क्या हुआ? ये अर्ध तरंग को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित कर पा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकारी। पूरी तरंग को इसने दिष्ट धारा में परिवर्तित नहीं करा। ये बात मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया कि आपको चित्र भी क्लियर हो गया होगा जो आपने कॉपी में बनाया है कि क्या चित्र है। यहाँ पे लिखा हुआ है AC और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्गत वोल्टता। ये DC वाली है, लिखा नहीं है अगर तो। ठीक, तो आधे में ही मिली, आधे में नहीं मिली, इसलिए हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक, तो देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के सिर्फ अर्ध चक्रों में ही हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इसमें परिपथ में धारा की दिशा नहीं बदलती। देखो यहाँ भी प्लस है, फिर कोई नहीं है, फिर प्लस है, फिर कुछ नहीं है, फिर तो क्या है? दिशा नहीं बदली है, परंतु धारा रुक रुक कर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो धारा क्या होगी? यहाँ रुकेगी, फिर प्रवाहित होगी, फिर रुकेगी, फिर प्रवाहित होगी। तो अगर आपके घर में बल्ब होगा और उसको AC से DC हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी से लेके आए हैं तो बल्ब जलेगा और फिर बुझेगा, फिर जलेगा, फिर बुझेगा, और बहुत तेजी से ये काम होगा। ठीक है, तो एकदम जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा, फिर बुझेगा। ठीक है, ये सब होगा। अब इसमें परिपथ में धारा की दिशा नहीं बदलती, अतः इसे अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता की आवृत्ति तथा निवेशी वोल्टता की आवृत्ति दोनों समान होती हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अर्धतरंग दिष्टकारी से जो प्राप्त वोल्टता है उसकी आवृत्ति तथा निवेशी कौन सी थी? प्रत्यावर्ती, उसकी वोल्टता की आवृत्ति दोनों क्या होंगी? समान। क्यों समान होंगी? वो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा वाले फॉर्मूला से आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। तो क्या पढ़ा होगा कि इसको कहते हैं, पहली बात तो लैम्डा, ये मैंने आपको बता दिया था। और एक बात बताओ, इसमें लैम्डा का मान ये है, इसमें भी तो लैम्डा का मान यही है। ठीक है, बेशक इसमें नीचे वाली साइकिल हमें प्राप्त नहीं हुई, आधी तरंग प्राप्त नहीं हुई, लेकिन लैम्डा दूरी तो अभी भी बराबर है। ठीक है, और लैम्डा बराबर है तो आवृत्ति दोनों बार क्या आएगी? समान। इसलिए कहा गया है कि आवृत्ति तथा निवेशी वोल्टता की आवृत्ति तथा निर्गत वोल्टता की आवृत्ति दोनों क्या है? दोनों समान हैं, क्योंकि इसका लैम्डा और इसका लैम्डा बराबर है। तरंग दैर्ध्य बराबर है, जब तरंग दैर्ध्य ही नहीं बदल रही है तो न्यू क्यों बदलेगा, यानी आवृत्ति क्यों बदलेगी। बात क्लियर होगी? अब अगले वाले में देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो अभी नोट कर लेना कि मुझे ये समझ नहीं आया, जब खुलेगा तो मैं ये सवाल पूछना है मुझे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट रहने की उम्मीद है नहीं, बाकी देख लेना आपको जितना समझ में आए। अब आ जाते हैं किस पे? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम से समझ में आ गया होगा, ये कर देगा पूरी की पूरी को चेंज। ठीक है, तो अब ऐसा क्या होगा जो पिछले में नहीं था और इसमें है कि इसने पूर्ण तरंग दिष्टकारी कर दिया, इसने उस आधी तरंग को भी बदल दिया जो यहाँ पे हमें नहीं मिल रही थी। अब वो देखो कैसे होता है। इसमें निवेशी वोल्टता के दोनों अर्धचक्रों का दिष्टकरण होता है। निवेशी वोल्टता मतलब वो जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसकी वोल्टता, तो दोनों अर्धचक्रों का क्या हो जाता है? दिष्टकरण। अतः इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। रचना एवं कार्यविधि क्या है इसकी? इसमें एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस अपचायी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से किससे चित्रानुसार दो डायोड तथा लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया था। ये तो मध्यम निष्कासी है ना, इसको आप भूल जाओ क्योंकि और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं है आपकी इसमें। मध्य निष्कासी को छोड़ो, आपको मेन चीज़ को क्या देखनी है इसमें? एक चीज़ देखो, दोनों चित्र में ले लेता हूँ, एक ही उसमें अगर आ जाए। ये द्वितीयक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। मैं दोनों चित्रों का कंपैरिजन कर रहा हूँ।
ए के साथ डायोड जुड़ा हुआ है कौन सा, पी एन, ये रहा डायोड 1 कह दिया, इसको कह दिया D1, ये छोटा सा D1 लिखा है अगर किसी को समझ में ना आया हो, डायोड 1 ब्रैकेट में D1। ठीक है, अब लिखने मत लग जाना, पहले यहाँ देख लो और समझ लो, इसको बाद में लिख लेना। अब लिखो तो पॉज करके लिखना, वीडियो पॉज करो और फिर सही करो कॉपी के अंदर। अब नीचे आओ बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है इसके साथ भी एक और डायोड है, जबकि ऊपर वाले में बी के साथ कोई डायोड नहीं है। तो इसमें 2 डायोड लगाए हैं, ये D1 है और ये D2 है, और इसके साथ एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। ये जो मध्य निष्कासी है इसको फिर हमने पृथ्वी के साथ, ग्राउंड कहते हैं इसको, अर्थ देना। ये आपके काम का नहीं है, जितना बना देना, बनाना हो छोड़ भी दोगे इस्लाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर से एक लोड प्रतिरोध लगाया है, ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट y है, इसमें भी x था, इसमें भी y था। अब देखो यहाँ पे रचनायाम कार्यविधि, समझ में आ गया अंतर क्या है दोनों में। उसमें एक डायोड था, इसमें 2 डायोड है, सिर्फ यही फर्क है। उसमें एक डायोड था तो कोई नाम नहीं दिया था, इसमें D1 और D2 बोल दिया है क्योंकि 2 डायोड है। तो इसमें एक मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर, इसको छोड़ दो। इस अपचायी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से चित्रानुसार 2 डायोड तथा लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, उसमें एक डायोड था। अब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक तथा बी ऋणात्मक, कहानी वही चलेगी, एक बार ए धनात्मक होगा बी ऋणात्मक होगा, एक बार बी धनात्मक होगा ए ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा प्लस माइनस में चलती है, वो मैं अभी समझा चुका हूँ। जिसको समझ ना आया हो वो वीडियो को फिर से बैक करके देख लें एक बार। ठीक है, तो जब ए धनात्मक होगा और बी क्या है, ऋणात्मक होता है, तो डायोड D1 क्या होगा, अग्रअभिनति में। क्यों? ए धनात्मक है, मैं लिख देता हूँ, ए क्या है, धनात्मक है, बी ऋणात्मक है, तो P जुड़ा हुआ है धनात्मक से और N जुड़ा हुआ है ऋणात्मक से। इसी को तो अग्रअभिनति कहते हैं कि P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। तो D1 किस में है, अग्रअभिनति में, तथा डायोड D2 क्या है, उत्क्रम में। क्यों? अब यहाँ देख लो, इसका P तो जोड़ दिया नेगेटिव से और N जोड़ दिया पॉजिटिव से। ठीक है, इसका P किससे जुड़ा, नेगेटिव से, और N किससे जुड़ा, पॉजिटिव से। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर आप ध्यान से देखो तो D1 तो हो गया अग्रअभिनति में और D2 हो गया उत्क्रम में। तो D2 से तो कोई धारा नहीं बहने वाली, सिर्फ धारा बहेगी इससे, क्योंकि अग्रअभिनति में धारा बहती है। उत्क्रम में तो तब बहेगी जब एवलांच भंजन करा दोगे और बहुत ज़्यादा वोल्टेज ले जाओगे। उतना यहाँ पे नहीं हो रहा है, एवलांच भंजन यहाँ नहीं करा रहे हम, उतना वोल्टेज नहीं लेके जाते हम। ठीक है, ये बात समझ जाना। कभी किसी के दिमाग में आ रहा हो कि उत्क्रम में भी तो धारा बहती है एवलांच भंजन के बाद, तो एवलांच भंजन नहीं करा रही, उसके लिए बहुत अधिक विभवांतर चाहिए, जिसको भंजक विभवांतर कहते हैं। तो उत्क्रम में धारा नहीं बहेगी, अग्र में धारा बहेगी। तो किसके कारण धारा बही, D1 के कारण। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो डायोड D1 अग्रअभिनति में तथा D2 उत्क्रम अभिनति में होता है, अतः लोड प्रतिरोध RL से धारा X से Y की दिशा में प्रवाहित होती है। तो अब मैं मिटा दूं 1 मिनट, किसको, उत्क्रम को और अग्र को भी। समझ तो गए होगे क्या होगा। अब इसके कारण तो धारा नहीं बहेगी, इसको तो काट दो। इसके कारण धारा बहेगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी और यूं जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्यों जाएगी, ये तो लोड प्रतिरोध से निकल जाएगी ना होती हुई। ठीक है, धारा बह गई, हमें धारा मिल गई। ठीक है, हमें यानी कि एक साइकिल मिल गई, ये वाली धारा मिल गई ना हमें। चलो अब अगले में देखते हैं धारा मिलती है कि नहीं। पिछली बार तो यहाँ कुछ नहीं मिला था, फिर धारा मिली थी, फिर कुछ नहीं मिला था, फिर धारा मिली थी। ठीक है, इस बार देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक तो मिल चुकी, अब अगली साइकिल आई। ठीक है, ये ऐसे चल रही थी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इस वाली के लिए हमें ये मिल गई। अब इस वाली के लिए देखते हैं, जब नीचे वाली माइनस आएगी तो क्या होगा, अब ये पलट जाएंगे, ये सब मिटा देता हूँ मैं। क्या होगा इस बार हो जाएगा A माइनस का और B प्लस का उल्टा। ठीक है, तो इस बार उल्टा हो गया, तो इस बार ये भी उल्टा हो जाएगा। कैसे कि ये हो जाएगा अग्रअभिनति में और ये हो जाएगा उत्क्रम में। पिछली बार ये ऊपर वाला अग्र था, नीचे वाला उत्क्रम था, यानी D1 D2। क्यों? क्योंकि इसका P सिरा नेगेटिव से जोड़ दिया है और N सिरा पॉजिटिव से जोड़ दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, उत्क्रम। नीचे वाले को देख लेते हैं, इसका P सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है और N सिरा नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये अग्र होगा। सही बात है, तो नीचे वाला अग्र हो गया, ऊपर वाला उत्क्रम हो गया। तो इसके कारण अब मैं मिटा देता हूँ फिर से, क्योंकि घिचपिच हो जाएगी। ऊपर वाले के कारण कोई धारा नहीं बहेगी, D2 के कारण धारा बहेगी। तो इस बार D2 के कारण धारा ऐसे जाएगी और फिर धारा बह जाएगी। तो एक चीज़ नोट करने की है कि दोनों बार धारा X से Y की तरफ बही,
यानी ऊपर से नीचे की तरफ। धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं आया, तो इस बार भी हमें साइकिल कैसे मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। फिर उससे बाद भी ऐसे मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे ही मिलती रहेगी, कैसे, प्लस प्लस प्लस, ठीक। तो वही लिखा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वितीयक अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा A ऋणात्मक और B धनात्मक होता है, पहले वाले में प्रवाहित हो गई, तो D1 उत्क्रम हो जाएगा, यानी ऊपर वाला उत्क्रम हो जाएगा, और डायोड D2 अग्र हो जाएगा। अतः लोड प्रतिरोध RL में D2 से होकर धारा X से Y दिशा में प्रवाहित होती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब ये माइनस प्लस चेंज होते रहते हैं A और B के, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चेंज होती रहती है, तो पिछले वाले में एक डायोड था तो उसी के दौरान मिलती थी, इस बार 2 डायोड हैं, इससे धारा नहीं बह रही तो इससे बह जाएगी, इससे नहीं बहेगी तो इससे बह जाएगी। और ये बहना ना बहना कौन डिसाइड कर रहा है कि उत्क्रम में कौन है और अग्र में कौन है। और अग्र और उत्क्रम कैसे पता चलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ा है और नेगेटिव नेगेटिव से तो अग्र है, और इसका उल्टा कर दिया है तो उत्क्रम है। उत्क्रम में धारा नहीं बहेगी, अग्र में धारा बहेगी। तो इसमें 2 डायोड होने के कारण हमें दोनों बार धारा मिलती है। तो इसलिए आपका चित्र अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो ये रहा वो चित्र जो मैं साइड में बना रहा था, ठीक है। ये D1 के कारण लिखा है, ये D2 के कारण, ये D1 के कारण, ये D2 के कारण, ये लिखा हुआ है जो छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। ये है B पर तरंग रूप लिखा है, ये इस लाइन में, ठीक है। ये निर्गत तरंग रूप लिखा है, ये A पर तरंग रूप लिखा है। तो तरंग का रूप बना रहे हैं, A पे कैसा है, B पे कैसा है और R पे कैसा है, ठीक है। तो ये दोनों चित्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको नहीं रखने, क्योंकि इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती धारा ही दिखाई गई है। A पे ऐसे जा रही है, B पे नेगेटिव है तो नेगेटिव से शुरू हुई है, ठीक है। ये मतलब क्या है इनका, ये आधा आधा क्यों करा है इन्होंने, अगर आप समझना चाहो। दोनों चित्र नहीं भी बनाओगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला चित्र बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, A प्लस पे है तो इसने प्लस से शुरू कर दिया प्रत्यावर्ती धारा को पहली बार में, B नेगेटिव है तो इसने नेगेटिव से शुरू कर दिया, बस यही है क्या, ये दोनों प्रत्यावर्ती। अब इसमें देखो, इसमें है लैम्डा ये, ठीक, और इसमें लैम्डा क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूं निर्गत धारा की, ठीक है। इसमें होगा ये छोटा सा, आधा रह गया, अगर आप देखो तो ये आधा रह गया। तो न्यू बराबर क्या है, C/λ, और लैम्डा इस बार क्या रह गया है, λ/2। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ वरना ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी, ठीक है। न्यू बराबर होता है C/λ, लैम्डा रह गया इस बार कितना, आधा, तो λ/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो न्यू बराबर हो जाएगा 2C/λ। तो आवृत्ति 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, आवृत्ति 2 गुनी हो गई ना। ये लाइन लिखी हुई होगी आगे, क्या लिखा है, दोनों अर्धचालकों में लोड प्रतिरोध से धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, अतः हमें यह कह सकते हैं कि निर्गत धारा दिष्ट धारा है जिसमें उच्चावच है। ये उच्चावच मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले वो आवृत्ति वाली बात देख लेते हैं। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, अतः इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक बात है भाई, दोनों अर्धचक्रों के दौरान हमें मिल गई, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पूर्ण तरंग हो गया, पिछला वाला अर्ध तरंग था। स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता की आवृत्ति निवेशी वोल्टता की आवृत्ति की 2 गुनी होती है। अभी मैंने बताया आपको न्यू बराबर C/λ से, लैम्डा आधा रह गया है क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का मान इतना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लैम्डा इतना है और यहाँ पे लैम्डा बस यही है, क्योंकि आपको 2 जो उच्च शिखर हैं उनको बीच की दूरी लेनी पड़ती है। तो उच्च शिखर एक ये हो गया, अगर आपको इस चित्र में नहीं समझ में आ रहा ठीक से, फिर भी उच्च शिखरों के बीच की दूरी होती है कुल मिला के। ये शिखर हो गया, ये शिखर हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई, तरंग दैर्ध्य है। अब दिष्ट धारा में हमें कैसा मिला, यूं और यूं, एक ये तो याद ही रह गई ना ये वाली। तो इसको क्या हो गया, न्यू बराबर C/λ, लैम्डा रह गया आधा तो न्यू बराबर हो गया 2C/λ। तो न्यू कितना हो गया, दुगना हो गया, ठीक है। तो आवृत्ति कितनी हो गई, 2 गुनी। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति 2 गुनी है, ठीक है। उच्चावच इन्हीं को कहते हैं, ये जो बना है ना मैंने, ये ऊपर ही ऊपर मिल रहे हैं और उच्च मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं उच्चावच, ठीक है। ये लिखा हुआ आता है, हम ये कह सकते हैं कि निर्गत धारा दिष्ट धारा है जिसमें उच्चावच है, इन्हीं को उच्चावच बोलते हैं, जो सारे एक ही साथ हों, ऊपर ऊपर हों बस। अभी जो नोट है ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसे समझाएंगे तो काम का और दिक्कत हो जाएगी कि संधारित्र लगता है, समकारी संधारित्र होता है, ये जो बीच में गैप आ रहा है, ये कौन सा गैप, ये जो बीच में छोटा छोटा गैप आ रहा है ना, ये वाला,
ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धारा गिर रही है, ये गिरे ना, हमें एक जैसी एक लाइन मिले जिसको आप डीसी धारा समझते आए हो आज तक, और जो होती भी है असलियत में, जो होती भी, आप ऐसे ही बस एक लाइन खींच देते हो, ये बन गई दिष्ट धारा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये तो ऊंची नीचे जा रही है ऐसे, लेकिन है सारी पॉजिटिव ही। तो ये एक ही लाइन में मिले, ठीक है, तो उसके लिए यानी ये जो गैप है खाली, ये भी ना हो। कौन सा गैप? ये वाला गैप भी ना हो। इसके लिए हम संधारित्र लगाते हैं। तो होता क्या है, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ये धारा ऐसे गई, फिर कम हुई, फिर ऐसे बढ़ी, फिर कम हुई, फिर ऐसे हुई, फिर कम हुई, ठीक है। और दिष्ट धारा का जो हम चित्र बनाते हैं वो बनाते हैं हम ऐसा वाला, एक लाइन की तरह। तो ये लाइन ना होकर ऊपर नीचे, तो ये हमें ऐसे मिलनी चाहिए कायदे में। तो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, हमें ये ऐसे मिलनी चाहिए सीधी, है ना। तो ये जो गैप है बीच का, ये जो बीच का गैप है, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी धारा गिरनी नहीं चाहिए। तो जब धारा गिरती है नीचे तो हम एक संधारित्र लगा देते हैं। और संधारित्र क्या करता है अपने अंदर, संधारित्र का काम क्या है? धारिता का आवेश को अपने अंदर रखना। तो जब वो नीचे गिरती है तो संधारित्र अपनी तरफ से थोड़ी सी करंट दे देता है, जिससे नीचे ना गिर के सीधी हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इसको उलझ जाओगे। इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। कौन सी वाली लाइन को? ये जो नोट लिखा, इसलिए नोट के रूप में है, ठीक है, ये नोट लिखा हुआ, इसको आप सारे को यहाँ से कट कर सकते हैं। ये आपके किसी काम का नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फिर तो ये चित्र भी, हाँ आपको लग रहा होगा फिर चित्र का क्या करें। हाँ, ये आपने बना लिया होगा, वैसे नहीं बनाया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बना लिया होगा तो इसको भी काट सकते हो। यानी एंड कर देना है, आवृत्ति दोगुनी होती है यहाँ पे। यहाँ पे अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, ये पेज शायद पीडीएफ में 2 बार चला गया है। कौन सा वाला? ये दिष्ट धारा वाला, दिष्टकारी वाला पेज 2 बार चला गया है, क्योंकि मेरे पास भी 2 बार आ रहा है। तो ये देख लेना, आपने उतारते टाइम ध्यान दे लिया होगा। तो यहाँ पे आपका दिष्टकारी खत्म होता है, अर्ध तरंग भी और पूर्ण तरंग भी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो चलेगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यानी फोटो डायोड, एलईडी, सौर सेल। अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी जिसमें आपका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू।